नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 का विषय हिंदी का पाठ 14 मैं कौन हूँ का अध्ययन करेंगे। मैं कौन हूँ में हम पहचान करेंगे कि हम पाठ में किसके बारे में बातें कर रहे हैं। इस पाठ से बच्चों के कुछ लर्निंग आउटकम भी पूरे होंगे और इस पाठ की प्रस्तुति देने के लिए मैं मुनीश सिंह, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इस पाठ में बच्चे स्थानीय भाषा, मानक भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं एवं अनुभव को साझा करते हैं। बच्चे सुनी पढ़ाई जा रही सामग्री से अपने निजी जीवन, परिवेश पर अनुभवों को जोड़ते हुए बातचीत करते हैं। बच्चे पढ़ाई जा रही सामग्री से अपने निजी जीवन, परिवेश पर आधारित अनुभवों को जोड़ते हुए बातचीत करते हैं। मैं कौन हूँ में हम जानते हैं पानी। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहाँ से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। बच्चों, ऐसी क्या चीज़ है कि जो बादलों में रहती है? बादल आसमान में छाए रहते हैं और फिर वहाँ से वो बरसकर धरती पर चला आता है। तो हम सोचेंगे वो क्या है? वो पानी है। इस चित्र में देखिए, ये चित्र बादल का बना हुआ है। इसमें आसमान है और आसमान में ये बादल है और यहाँ पर नीचे आसमान से, बादल से बूंदें नीचे टपक रही हैं। ये देखिए, ये पानी की बूंदें हैं। पानी नीचे को बरसकर बूंदों के रूप में आ रहा है और बच्चे पानी में खेल रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बच्चा बादलों की तरफ देख रहा है और बहुत खुश हो रहा है। और ये दो छोटे बच्चे, जहाँ पर पानी भर जाता है, जब बारिश पड़ती है तो पता है आपको बच्चों, वहाँ पर पानी भर जाता है और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब बच्चे अक्सर, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, कि वो ऐसे कागज़ की नाव को पानी में तैरा रहे हैं। ये कागज़ की नाव है और उसे पानी में तैराकर बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और जब बारिश होती है तब मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो जाता है, मनमोहक हो जाता है और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फसल है, वो भी लहलहाने लगती है। कागज़ की नाव, जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये बादल है और ये बादल की बूंदें हैं। ये सभी बादल की बूंदें हैं। तो जब ऐसा होता है तब नीचे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। जब जल भर जाता है तब बच्चे वहाँ पर ऐसी कागज़ की नाव को पानी में तैराते हैं, पानी पर छोड़ देते हैं वो, और नाव पानी में तैरने लगती है। बच्चों, कागज़ की नाव है ये और ये पानी में डूबती नहीं है और ये बड़े अच्छे से बालक खेलते हैं। और जैसी नाव आप यहाँ देख रहे हैं, ऐसी नाव ये बनी हुई है और ये जल में तैरने लगती है। तालाब, हम यहाँ पर एक तालाब का चित्र देख रहे हैं। हम इस पाठ में पूरी बात पानी के बारे में कर रहे हैं। तालाब में आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा जल भरा हुआ है। ये तालाब के चारों तरफ एक बड़ी सी मेड़बंदी की हुई है और इसके चारों तरफ कटीले तार लगाए हुए हैं। वृक्षारोपण भी इसके चारों तरफ है, पेड़ भी इसके चारों तरफ हैं।
तालाब में जब ज़्यादा जल आसमान से बारिश के रूप में आता है, फिर वो तालाबों में इकट्ठा हो जाता है और बरसात के मौसम में अक्सर तालाब लबालब जल से भर जाते हैं। जब ये जल तालाबों में भर जाता है तो ये 2-3 फ़ायदे हमारे लिए करता है। एक तो ये ज़मीन में नीचे को रिश्ता रहता है और आसपास का तालाब के जो पानी का जल स्तर है ज़मीन के नीचे का, वो ऊपर को उठना शुरू हो जाता है और जो हमारे नल हैं, हैंड पंप हैं, उनमें पानी आसानी से आने लगता है। दूसरा, जो हमारे जंगली जीव हैं, जंतु हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, मोर हैं, जब उन्हें प्यास लगती है तब वो तालाब और पोखरों से पानी पी लेते हैं प्यास लगने पर। अगर कहीं पानी की कमी है तो कई बार तालाब में भरे हुए पानी से फसलों में भी सिंचाई के रूप में उस जल को हम प्रयोग कर लेते हैं और उससे फसल भी अच्छे से लहलहाने लगती हैं। तालाब के अंदर कई बार कुछ फसलें भी ऐसी कर ली जाती हैं कि जो जल में होती हैं, जैसे सिंगाड़ा। सिंगाड़े की बेल जल में फैल जाती है और उस पर सिंगाड़े लग जाते हैं। नाव, छोटी सी एक नाव की सहायता से, टीन या लोहे की या लकड़ी की नाव की सहायता से उन सिंगाड़ों को तोड़ लिया जाता है। झील, ये जो हम चित्र देख रहे हैं ये झील का है। यहाँ पर आप देखिए ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारा जल भरा हुआ है। ये एक ऐसा स्थान पहाड़ी क्षेत्र में होता है कि जहाँ दो तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा स्थान है कि जहाँ पर जब बारिश ज़्यादा होती है तब वो जल भर जाता है और इकट्ठा हो जाता है। ये दृश्य जो झील का होता है बहुत ही मनोरम दिखाई देता है, मन को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। हमारे यहाँ पर देश में बहुत मशहूर झीलें हैं, जैसे श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर की डल झील बहुत ज़्यादा मशहूर है। ऐसी देश में और बहुत सारी झीलें हैं। समुद्र में आप देख रहे हैं कि ये जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। समुद्र की गहराई भी अथाह होती है और समुद्र बड़ा भी बहुत होता है। नदी में पानी बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र से भाप बनकर पानी उड़ जाता है और फिर बादल बनकर बरस जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस चित्र में कि यहाँ पर ये समुद्र का एक चित्र है कि वहाँ जल बहुत ज़्यादा है और भाप बनकर समुद्र से जल उड़ता रहता है। ये आसमान में इकट्ठा होता रहता है, उससे बादल बन जाता है, फिर वो भाप वहाँ पर संघनित होकर, इकट्ठा होकर, ठंडी होकर बूंद का रूप ले लेती है और वो बूंद फिर ज़मीन पर आकर बरसात के रूप में गिर जाती है। वो जो बारिश है फिर वो जल धरती में आ जाता है और धरती से अगर ज़्यादा जल है वो बहता हुआ नदियों से, नालों से बहता हुआ फिर दोबारा वो समुद्र में ही पहुंच जाता है। नदियाँ, जैसे हमारे देश की बहुत प्रसिद्ध नदी गंगोत्री से शुरू होती हैं उत्तराखंड से, और ये बहते हुए बहते मैदानी भागों में, पर्वत से मैदानी भागों में, हरिद्वार से जैसे अनूप शहर होते हुए, बनारस होते हुए ये फिर समुद्र में ही पहुंच जाती है। जो जल अगर ज़्यादा है, हम प्रयोग जिसे नहीं कर पा रहे हैं, फिर वो अधिक मात्रा का जल बहकर समुद्र में ही पहुंच जाता है। समुद्र का जल बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, खारा होता है, ये पीने योग्य नहीं होता। नल, हमें कई बार घर पर जब पानी की आवश्यकता है, हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए हैंड पंप का प्रयोग करते हैं। ये एक हैंड पंप का चित्र है। देखिए,
ये इसका हत्था है जिसे हम चलाते हैं, और ये नल का मुंह है जहाँ से पानी आता है। इसमें नीचे अंदर एक लंबी सरिया पड़ी हुई है और उसमें अंदर मशीन फिट है। जब हम हत्थे को चलाते हैं तब पानी ऊपर आता है और यहाँ से हमको मिलता है। ये पानी पहले हम जिसे आज नल के ज़रिए प्राप्त करते हैं, कुओं से प्राप्त किया जाता था, लेकिन आज कुएं चलन में नहीं हैं। अब हम नल से, समरसेबल से, ट्यूबवेल से, इनसे पानी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इनका पानी ही हम प्रयोग करते हैं। नहाता हुआ बच्चा, अब आप देखेंगे जब हम सुबह को जगते हैं तभी से हमको जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगती है। जब हम जगते हैं तो जगने के बाद में हम पानी पीते हैं, उसके बाद में कुछ लोग चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, फिर हमें शौचालय जाते हैं शौच इत्यादि के लिए, फिर हमें जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हम स्नान करते हैं, नहाते हैं। जब नहाते हैं फिर हमको पानी की आवश्यकता होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे टब में पानी भरा हुआ है और उसमें नहा रहे हैं। इसीलिए हमें जल को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी पानी की हमको आवश्यकता है उतना हम प्रयोग करें। बहुत संभाल कर हमें जल का प्रयोग करना चाहिए। हमें नहाने के लिए भी चाहिए पानी, पीने के लिए भी चाहिए, बर्तन साफ़ करने के लिए भी चाहिए, कपड़े साफ़ करने के लिए भी चाहिए। हमें जल की बहुत आवश्यकता होती है और पीने योग्य जल बहुत कम है, लगभग 4% ही है। इसीलिए जल को बर्बाद न करें। अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तब हम जल को बर्बाद ना करें। कपड़े धोना, कपड़े धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक धोबी नदी में, पोखर में कपड़ों को धोता है। पहले यही व्यवस्था थी कि उन्होंने कपड़े को जल में भिगो लिया और उसको फिर एक पत्थर पर पटक पटक कर मारते थे, फिर उसको पानी में धो लिया और धो के सुखा लिया। कपड़े धोने के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारी विधियों से भी हम कपड़ों को धोते हैं। ये तो जैसे धोबी इस चित्र में कपड़ों को धो रहा है तो वो पटक पटक के मार रहे हैं और पानी में ऐसे चला लेते हैं। आजकल वॉशिंग मशीन का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। उसमें भी वॉशिंग मशीन में पानी भर लेते हैं, सर्फ डाल देते हैं और बिजली की मदद से मशीन कपड़ों को धो देती है। फिर हम उन्हें उनका सर्फ या डिटर्जेंट जो भी हमने प्रयोग किया है उसे निकालने के लिए कपड़ों से पानी में साफ़ करते हैं। ये होती है कपड़ों की धुलाई। स्वच्छ कपड़े हम पहनते हैं, उसके लिए हमको आवश्यकता पानी की पड़ती है। पौधों में पानी देना, हम घर पर, स्कूल में देखते हैं कि पौधे लगे हुए हैं और पौधों को हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमें देना होता है पौधों में पानी। जैसे हमें प्यास लगती है वैसे ही पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम हजारे की मदद से या किसी और अन्य बर्तन से गमले में लगे हुए पौधों में पानी देते हैं और जब पौधे को पानी मिल जाता है फिर वो बहुत अच्छे से बढ़ता है और बड़ा होने लग जाता है। हमें पौधों को भी पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार अभी हमने स्कूलों में वृक्षारोपण किया है, पौधे लगाएं। हमें ध्यान रखना है कि कोई पौधा पानी की कमी से सूख न जाए। हम समय पर पौधों में पानी देते रहें। फसल, यहाँ हम देख रहे हैं हमको दो फसल दो चित्रों में दिखाई दे रही हैं। बच्चे पहचानने की कोशिश करेंगे ये कौन सी फसल है। हाँ, सही पहचाना बच्चों ने, ये गन्ने की फसल है। इसे हम ईख भी कहते हैं। हम देखेंगे कि ये नीचे गन्ना है और ऊपर इसके
पत्तियां हैं। हम जब फसल में समय पर पानी लगाएंगे और खाद लगाएंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, तब हमारी फसल अच्छी होती है और वो लहलहाने लगती है। अगर देश में अच्छी फसल की पैदावार होती है तो उससे किसानों को तो फ़ायदा होता ही होता है, देश में भी अनाज का भंडारण हमारे पास फिर पर्याप्त हो जाता है। अगर पानी हमारे पास में फसल में पर्याप्त मात्रा में है और हमने समय पर दिया है, तब फसल बहुत अच्छी लहलहाती है। गन्ने से बच्चों क्या क्या बनता है ज़रा बताएंगे? सोचो। हाँ, गन्ने से गुड़ बनता है और गुड़ खाने में बहुत मीठा लगता है। और गन्ने से ही शक्कर बनती है, गन्ने से ही चीनी बनती है। गन्ने को चीनी मिलों में पहुंचाया जाता है, किसान पहुंचाते हैं, फिर वहां पर इससे चीनी बनाई जाती है। और चीनी हमें बहुत चीनी की आवश्यकता होती है। सुबह में चाय बनाते हैं, उसमें चीनी चाहिए, और हलवाई मिठाई बनाते हैं, उनको भी चीनी चाहिए। इससे गन्ने से चीनी बनी, गुड़ बना और शक्कर बनी। इसके रस से ही सिरका बनता है। और कई बार आपने देखा होगा बाज़ारों में गन्ने का रस भी बिकता है, इसे भी हम पीते हैं, गन्ने के रस को भी। दूसरा चित्र हम देख रहे हैं, ये धान का है। धान की फसल को पानी और ज़्यादा चाहिए, अन्य फसलों से इसको पानी की आवश्यकता कुछ ज़्यादा होती है। हम इस चित्र में देख रहे हैं कि धान पर बालियां आ रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये चित्र। धान का पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ता है और धान पर बाल जब आ जाती हैं तो उसके बाद में कुछ दिन में ये पक जाता है और पक कर यहाँ पर चावल बन जाता है। फिर हम धान को मशीनों की मदद से चावल निकलवा लेते हैं और चावल कई चीज़ों में प्रयोग होता है। बच्चों, चावल से हम क्या क्या व्यंजन बनाते हैं ज़रा बताइए, सोचिए। हाँ, चावल जब हम निकलवा लाते हैं धानों में से तो उससे खाने के लिए घर पर हम दाल भात बनवा लेते हैं, चावल बनवाते हैं, उसको सब्जी के साथ में, छोले के साथ में, कुछ लोग मीठे के साथ में भी इसको खा लेते हैं। और चावल से ही खीर बनती है दूध के साथ में, बहुत अच्छा व्यंजन होता है खीर। हम पानी की अगर पर्याप्त मात्रा फसलों में रखते हैं और समय पर देते हैं, तब हमारी फसल लहलहाने लगती हैं और बहुत अच्छी पैदावार होती है, जिससे किसान को आर्थिक फ़ायदा भी होता है और देश को खाने के लिए अनाज मिलता है। हमको फसलों से ही क्या क्या मिलता है? दाल मिलती हैं, अनाज मिलते हैं। अनाज में जैसे गेहूँ मिलता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब ऐसे ही फसल के रूप में पैदा होते हैं। और हमें पेड़ों से, वृक्षों से कई सारी चीज़ें, फल मिलते हैं खाने को। अनार है, आम है, केला है, ये सारी चीज़ें हमको जब ही मिलती हैं जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है फसल के लिए। मछली पालन, मछली पालन भी पानी में ही किया जाता है। और अगर पानी नहीं है तब हम मछली को नहीं पाल सकते। मछली के लिए तो एक हम आपको कविता भी बताएंगे। मछली रानी जीवन तेरा पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली रानी जीवन तेरा पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो मछली तो बच्चों बगैर पानी के रह ही नहीं पाती है, और आप देख रहे हैं मछली पालन पानी में ही होता है। हमें अगर मछली पालन करना है तब हमको पानी की आवश्यकता तो पड़ती है। और पानी में कई सारे जीव भी हैं जो पानी में ही रहते हैं, जैसे सांप है, मेंढक है। सांप तो ऐसा है जल में भी रह लेता है और धरती पर भी रह लेता है, ऐसे ही मेंढक पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है।
स्वच्छ पानी। पीने के लिए हमको स्वच्छ जल चाहिए। पीने योग्य जल इस दुनिया में केवल 4% है, इसीलिए हम जल का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, जितना आवश्यकता है उतना करें। जल है तो कल है, अगर जल बचेगा तभी हमारी अगली पीढ़ी बचेगी। गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं, और पानी नहर वगैरह में बहता है, नदी में बहता है, और कई स्रोतों से ये हमको मिलता है। हैंडपम्प से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है, समरसेबल से मिलता है। तो हमें अगर जल स्वच्छ नहीं है तब उसको उबाल लेना चाहिए, और उबाल कर किसी बर्तन में ठंडा करके ढक कर रख लेना चाहिए। ऐसे पानी को हमें पीना चाहिए, वरना अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे कई बार कुछ बीमारियां हो जाती हैं, लीवर की परेशानी आ जाती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमको जल स्वच्छ ही पीना है। ट्यूबवेल, ये एक ट्यूबवेल है और इससे फसलों के लिए पानी प्रयोग किया जाता है। ट्यूबवेल बिजली से भी चलते हैं, और कई बार ये डीजल इंजन से भी चलते हैं, और आजकल तो सौर ऊर्जा से भी चलते हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं खेती में, ये सिंचाई का एक साधन है। लेकिन पुराने वक्त में जब ट्यूबवेल नहीं थे तो उस समय रहट से प्रयोग जल का किया जाता था सिंचाई के लिए, और बम्बे हैं, नहर हैं, इनसे भी सिंचाई की जाती है। अच्छी आदत, हमें पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करना चाहिए। नल कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हम नल को खुला छोड़ेंगे फिर जल बर्बाद हो जाएगा। अभ्यास कार्य है ये। चित्र को देखो, सोचो कि इस चित्र में अगर बंदर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इस चित्र में बच्चों क्या दिखाई दे रहा है कि एक किसान आया और उसने नल पर, टंकी पर पानी पीने के लिए टंकी को खोला, और टंकी के ऊपर एक पेड़ है और पेड़ पर बंदर बैठा हुआ है। बंदर देख रहा है कि किसान पानी पी रहा है। किसान की प्यास पूरी हो गई और उसने पानी पी लिया। दूसरे चित्र में किसान वहाँ से जाने लगा और उसने नल को बंद नहीं किया। ये एक बहुत गलत काम है, पानी यहाँ पर बर्बाद हो रहा है। और ये चीज़ बंदर ने देखी। जब बंदर ने देखा कि नल खुला हुआ है और पानी बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो इस चित्र में देखो बंदर पेड़ से उतरकर आया, और आकर बंदर ने नल को बंद कर दिया और पानी की बर्बादी रुक गई। सोचो, जब ये काम एक जानवर कर सकता है, बंदर कर सकता है, हम तो इंसान हैं और जानवरों से, इनसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, फिर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल किसी भी रूप में बर्बाद ना हो। यहाँ पे देखेंगे कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, चित्र देखकर लिखना है। हमको ये टंकी है, नल, इससे पानी मिलता है, और इससे जो जल है उसे हम पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, सभी के लिए प्रयोग करते हैं। ये कुआं है और कुआं से भी हमको जल मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक घिर्री है और ये एक लंबी रस्सी है, और रस्सी में नीचे बाल्टी बंधी रहती है। बाल्टी को हम जल में डुबाते हैं और जल वहाँ जब बाल्टी में भर जाता है फिर हम रस्सी की मदद से खींच लेते हैं। इस तरीके से कुएं से हमको पानी मिल जाता है। ये बादल का चित्र है और बादल से नीचे बूंदें आ रही हैं। ये बूंदें हैं जल की, ये बूंदें हैं, ये बरसकर नीचे आ जाती हैं और बरसात बोलते हैं हम उसे। हमें बादलों से भी पानी मिलता है। बादलों से तो हमको जो पानी मिलता है वो सिंचाई के भी काम आ जाता है, और कई बार ज़्यादा बारिश हो गई तो वो पोखर तालाबों में भी भर जाता है और हमारे काम जब आ जाता है कि जब हमको पानी की ज़रूरत होती है। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये नल का चित्र है, और नल से भी, हैंड पंप से भी हमको
पानी मिलता है। यहाँ हम देखेंगे कि कुछ वस्तुओं के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। चीनी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, गुड़, चिमटा, गिलास, रंग, चावल, नमक। अब इनमें से हमको इन वस्तुओं में से छांट कर लिखना है कि पानी में घुलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं और पानी में न घुलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं। चीनी बच्चों पानी में घुल जाती है, इससे तो हम बहुत सारी चीज़ें भी प्रयोग करते हैं। शरबत जब ही तो बनता है कि जब हम चीनी को पानी में घोल लेते हैं। नींबू पानी इसी से बनाते हैं। चाय, कॉफ़ी सब जब ही बनती हैं। मिट्टी घर पे करके भी देखना है बच्चों को। पानी ले लेना और मिट्टी ले लेना, उसे मिला के देखना, मिट्टी भी पानी में घुल जाती है। और गुड़ देखना, जो भी हमने बात करी थी कि हमें ईख और गन्ने से गुड़ मिलता है। गुड़ को एक बर्तन में हम पानी में डालेंगे और उसे हिलाते रहेंगे, तब देखेंगे कि गुड़ भी पानी में मिल जाता है। और रंग तो पानी में मिल ही जाते हैं। बच्चों को पता है कि होली पे रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों से हम होली खेलते हैं और पानी में रंग मिला लेते हैं तो पानी रंगीन हो जाता है, तो रंग भी पानी में मिल जाता है। नमक भी पानी में घुल जाता है, मिल जाता है। इसे घर पर बच्चे मिलाकर भी देखेंगे। एक गिलास में, कटोरी में, किसी बर्तन में पानी ले लेना और नमक लेकर ऐसे किसी चम्मच वगैरह से उसको मिलाना, तो देखोगे कि नमक भी पानी में मिल जाता है। ये चीज़ें, पत्थर आप पानी में डाल लेंगे और खूब घुमाते रहना चम्मच वगैरह से, वो घुलेगा नहीं, पत्थर पानी में नहीं घुलता। लकड़ी भी पानी में नहीं घुलती। चिमटा भी पानी में नहीं घुलेगा। चिमटा लोहे का होगा, तो लोहे का चिमटा आप पानी में डाल लीजिए तो वो घुलता नहीं है, घुलेगा ही नहीं। गिलास या तो कांच का होगा या स्टील का होगा, तो ये गिलास भी पानी में नहीं घुलते। चावल पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जब उसे बनाते हैं, गरम करते हैं, तो उबालते हैं, तब वो नरम ज़रूर हो जाता है। शब्दों से वाक्य बनाने हैं। पानी, वाक्य बनाने का मतलब होता है कि जो शब्द है वो वाक्य में कहीं ना कहीं बीच में प्रयोग हो जाना चाहिए और जो हमारा वाक्य है वो भी सार्थक होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। पानी, हम पानी पीते हैं। अब पानी हमारा आ गया यहाँ पर और ये एक वाक्य बन गया और ये एक सार्थक वाक्य है। मछली जल में रहती है। नल पानी देता है। पानी प्यास बुझाता है। इसे लिखो, पानी अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो। ये आपको कॉपी के अपने पूरे पेज पर एक सुलेख करना है इसका कि पानी अनमोल है, इसे बर्बाद मत करो। कहानी देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बच्चों फिर मिलते हैं दोबारा हम किसी नए पाठ के साथ में आगे मिलेंगे। धन्यवाद।